हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लाइक 2017 के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लाइक हमारे यहाँ भी मास्टर कैडर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की जो कोचिंग्स हैं वो दी जा रही हैं और उनके लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रेजेंट हैं। तो जो डेमोज़ हैं इसके लिए आप हमारी ऐप टेडबजर ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी आपको क्वेरी हो वो इस नंबर पर कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वो 51 जो क्वेश्चन है लाइक इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द डिवाइस डैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस शो कर रहा है, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो देखो लाइक यहाँ पे जो सिलिकॉन पीएन जंक्शन है या फोटो डायोड है और जो जीना डायोड है दे आर द नॉर्मल डायोड्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास टनल डायोड है ये क्वांटम मैकेनिकल का रिजल्ट है हमारे पास। तो इसका जो है ये नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अमंग देम जो टनल डायोड है इसका नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है। तो यार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टनल डायोड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द डिफ्यूजन बैरियर इन a silicon diode at room temperature is about। सिलिकॉन डायोड का रूम टेम्परेचर के ऊपर कितना डिफ्यूजन बैरियर मतलब वो सेम अगर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो उसके अंदर एक डिफ्यूजन लेयर डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो उसको रूम टेम्परेचर में वो क्या डिफ्यूजन बैरियर की क्या वैल्यू है। तो डिफ्यूजन बैरियर की जो इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड रूम टेम्परेचर के ऊपर उसकी वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन है लाइक ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। तो या ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है डिफ्यूजन बैरियर होता है सिलिकॉन डायोड के अंदर एट रूम टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखना है एट रूम टेम्परेचर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वी हैव द वोल्टेज गेन यूनिट, द वोल्टेज गेन इज यूनिटी फॉर अ वो कह रहे हैं कि वोल्टेज गेन जो है वोल्टेज गेन मतलब ऑब्वियसली आउटपुट ओवर वी इनपुट या फिर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वोल्टेज गेन यूनिटी किस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अंदर होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर होता है या फिर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के अंदर होता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज गेन यूनिटी जो होता है ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में होता है। ये डिराइव किया गया है, ये जो वहाँ पे वोल्टेज गेन आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो कितना आता है 1 यूनिटी गेन आता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेशन ऑफ JFET इन्वॉल्व्स। JFET का जो ऑपरेशन है लाइक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर किसकी वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, रिकॉम्बिनेशन या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे दोनों, इनका तो कोई लाइक है ही नहीं रिलेशनशिप विद द ऑपरेशन ऑफ JFET। तो इसके अंदर क्या है देखो, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दोनों में से किसकी वजह से जो है करंट जो है फ्लो होता है JFET के अंदर। तो इसके अंदर क्या है फ्लो ऑफ JFET के अंदर फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो है JFET का ऑपरेशन चलता है। तो जो BJT है उसके अंदर हमारे पास दोनों चार्ज कैरियर की वजह से जो है लाइक होता है ऑपरेशन, करंट जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी आता है। लेकिन JFET के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही जो करंट है उसका फ्लो होता है। जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारे पास जो है JFET का ऑपरेशन होता है, JFET ऑपरेट करता है अपना एक एक्टिविजन के अंदर। तो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JFET ऑपरेट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। या नेक्स्ट वी हैव
ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर मोड हैज़, जो ट्रांजिस्टर जब कॉमन एमीटर मोड के अंदर कनेक्ट किया जाता है, कॉमन एमीटर मोड के अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं किसी ट्रांजिस्टर को, तो इनमें से वो कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ लो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो लाइक रेजिस्टेंस हाई होना वैसे भी ठीक नहीं है ना, लेकिन कॉमन एमिटर के केस में क्या है, मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस और मीडियम ही आउटपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है, ना लो इनपुट ना लो आउटपुट, ये भी नहीं, हाई इनपुट भी नहीं हाई आउटपुट भी नहीं, बल्कि मीडियम ही इनपुट रखी जाती है और मीडियम ही आउटपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है। कॉमन एमिटर का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि बाकी इन केस ऑफ कॉमन बेस या फिर कॉमन कलेक्टर उसके अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉमन एमिटर के अंदर क्या है, मीडियम ही इनपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है एंड मीडियम ही आउटपुट रेजिस्टेंस रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर मोड अ मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस और द मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस हैज बीन कनेक्टेड। या next question we have, in common base configuration the output volt ampere characteristics of the transistor may be shown by the plots of। वो कह रहे हैं कि जो common base configuration का जब हम डिराइव करते हैं पूरा आर्टिकल, देन उसके बाद जो है उसके VI करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, है ना, VI जैसे PN जंक्शन के अंदर VI करेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, सिमिलरली जैसे कॉमन बेस के अंदर भी VI करेक्टरिस्टिक्स जब बनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो किन क्वांटिटीज़ के बीच में बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, या फिर किन क्वांटिटीज़ के बीच में बचता है और कौन कांस्टेंट रहते हैं। तो देखो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बोला हुआ है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के अंदर ही होगा, आउटपुट वोल्टेज ही होएगी और आउटपुट ही करंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट ही करंट होना चाहिए अगर हम आउटपुट वोल्ट एम्पीयर करेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं और विद द कांस्टेंट ऑफ जो भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो VCB है हमारे पास, ये आउटपुट वोल्टेज है वर्सेस IC जो हमारे पास है आउटपुट करंट है ना, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट। तो यहाँ पे देखो, और VCE भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन एमिटर वाला सीन हो जाएगा, तो C और D तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। VCB दोनों के अंदर है, A और B ऑप्शंस के अंदर है। तो इसके अंदर बेस करंट है, बेस करंट हमारे पास आउटपुट करंट नहीं है, और इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ I है, ये सही है, लेकिन बेस करंट हमारे पास आउटपुट करंट नहीं है, तो आउटपुट करंट IC होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज VCB वर्सेस IC एट अ कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ IE, ठीक है। तो आउटपुट वोल्ट एम्पीयर, सिमिलरली अगर कॉमन बेस की इनपुट पूछ लिया जाता तो उस हिसाब से हो जाता कि इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट और कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ जो भी लेते हैं हम। सिमिलरली कॉमन एमिटर के अंदर से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आउटपुट वोल्ट एम्पीयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए फिर जो आउटपुट वोल्टेज VCE ही हो जाता है ना, तो उस अकॉर्डिंग में चेंज होता रहेगा। या इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा A। नेक्स्ट, द एरो हेड ऑन द ट्रांजिस्टर सिंबल ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जो एरो हेड होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, जो ट्रांजिस्टर लाइक सिंबल बनाया जाता है, तो जो एरो हेड होता है, जो एरोज उसके अंदर बनी होती है करंट के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, वो किस डायरेक्शन के टुवर्ड्स होती है, मतलब करंट को हम किस डायरेक्शन के टुवर्ड्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो, वैसे तो लाइक अभी इसको हम बना कर देखते हैं, अगर सपोज PNP के बारे में चेक कर रहे हैं, NPN ले लेते हैं, चलो अगर NPN ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, होल्स होंगे। सिमिलर यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टुवर्ड्स P जंक्शन आना चाहेंगे। तो जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन हम होल्स की डायरेक्शन के टुवर्ड्स बनाते हैं, मतलब इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, जो एरो हेड है वो होल्स की डायरेक्शन की तरफ होएगा हमेशा। तो होल फ्लो व्हेन एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड, यानी कि होल के फ्लो के डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में होता है, माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो के डायरेक्शन में होता है, मेजॉरिटी ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा होल्स, चाहे होल्स अब माइनॉरिटी हैं, चाहे हम PNP ले उसमें होल्स माइजॉरिटी हो जाएंगे, फिर भी जो करंट के डायरेक्शन है वो जो एरो हेड बनाया जाता है ट्रांजिस्टर के अंदर, वो होल फ्लो की डायरेक्शन में बनाया जाता है व्हेन एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड, मतलब एक्टिव मोड के अंदर जब हम उसको वर्क करते हैं।
तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ होल फ्लो व्हेन द एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट वी हैव द करंट ICBO, जो करंट है ICBO मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, और यू कैन से कि लीकेज करंट, ठीक है। उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से हमें बताने कि कौन करेक्ट है। ये जनरली ग्रेटर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम, नहीं, ये एक तरह का कांस्टेंट रहता है, चाहे हम मतलब डिपेंडिंग अपॉन सेमीकंडक्टर कौन सा लिया इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। डिपेंड्स लार्जली ऑन द मीटर बेस जंक्शन, ये भी नहीं, क्योंकि मीटर बेस इनपुट है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हो जाएगा। तो ICBO तो रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट आता है, ये वो है, तो एमीटर बेस जंक्शन बायस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड्स लार्जली अपॉन एमीटर डॉपिंग, नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो ICBO है ये हमारे पास बेस और कलेक्टर के अंदर आएगा, है ना, क्योंकि ये रिवर्स वाला करंट है, और एमीटर और बेस को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर और बेस को हम रिवर्स बायस करते हैं। तो ना ही एमीटर बेस जंक्शन बायस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही कोई एमीटर डॉपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ना ही ये कोई सेमीकंडक्टर की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो फिर डी ऑप्शन रहेगा, एक इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है विद द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वो मूव करने लग जाते हैं, तो जो ICBO है वो इंक्रीज करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ एक्सरे यूज्ड इन, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ यानी कि 0.2 से 2.0 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ किस मेथड के अंदर यूज़ की जाती हैं? लुईस मेथड के अंदर, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर, पावर डाइफ्रैक्शन मेथड के अंदर, या फिर सभी मेथड्स के अंदर। तो हमें पता है कि जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है और जो पावर डाइफ्रैक्शन मेथड है, इसके अंदर हम थीटास को वेरी करते हैं। ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर जो है जो मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ली जाती है, थीटा वेरी करा जाता है, और पावर डाइफ्रैक्शन के अंदर मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ली जाती है, और इसके अंदर पॉलीक्रिस्टलाइन होने की वजह से जो थीटा है वो खुद ब खुद वेरी होता है, ठीक है। तो थीटा, और हमें पता है कि इन तीनों मेथड में से किसी एक चीज़ को ऑफ कांस्टेंट रखा जाता है और एक चीज़ को वेरी किया जाता है। तो इन दोनों में थीटा को वेरी करते हैं और मोनोक्रोमैटिक एक्सरे लेते हैं। लेकिन लुईस मेथड के अंदर जो है एक्सरे की वेवलेंथ को वेरी किया जाता है और थीटा को कांस्टेंट रखा जाता है। तो इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो इस तरह की वेवलेंथ यूज़ की जाती है, 0.2 से 2.0 एंगस्ट्रॉम तक की सारी वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है। और जिस वेवलेंथ के ऊपर ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उस इक्वेशन में डाइफ्रैक्शन आ जाती है ना। तो इन शॉर्ट लुईस मेथड के अंदर जो है इस तरह की वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है, 0.2 से 2.0 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है इन लुईस मेथड, और थीटा को कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में जो है किसको वेरी करा जाता है, किसको कांस्टेंट रखा जाता है, पावर डाइफ्रैक्शन मेथड में, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि किस मेथड्स के अंदर वेवलेंथ वेरी की जाती हैं और थीटा कांस्टेंट रखा जाता है, वो भी लुईस मेथड है। किस मेथड के अंदर थीटा को वेरी किया जाता है और वेवलेंथ मोनोक्रोमैटिक ली जाती है ना, वो रोटेटिंग क्रिस्टल और पावर डाइफ्रैक्शन मेथड है। किसके अंदर एक सिंगल क्रिस्टल लिया जाता है मेथड्स के अंदर, और किस मेथड्स के अंदर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स लिए जाते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन पावर डाइफ्रैक्शन के अंदर लिया जाता है, इन दोनों के अंदर सिंगल क्रिस्टल लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 59th का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लुईस मेथड। लुईस मेथड के अंदर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ यूज़ की जाती हैं फॉर एक्सरे, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को देखने के लिए। Next we have the density of state in a metal can be calculated. Density of state मेटल के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मेटल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? ओनली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी, ओनली फ्रॉम जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है dN/dx समथिंग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर क्या है, फर्मी एनर्जी और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी, या तो फर्मी एनर्जी की वैल्यू से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पता करा सकते हैं, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कोई भी अगर हमें पता हो तो हम जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटल के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइदर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फर्मी एनर्जी और फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ये मिरर इंडिसेस में से क्वेश्चन आया हुआ है हमें। द क्रिस्टोग्राफिक नोटेशंस UVW, मतलब यहाँ पे अब डबल हेडेड एरो है ना, डबल हेडेड एरो जो ये वाली राउंडेड होती हैं, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, सिमिलर स्क्वायर ब्रैकेट जो है अलग
रिप्रेजेंटेशन दे के करली ब्रैकेट्स के अलग रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल हेडेड एरोज आई हुई हैं। तो डबल हेडेड एरोज जो हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इक्विवेलेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इक्विवेलेंट डायरेक्शंस। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये डबल हेडेड एरो है ना, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स का भी आ सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी आ सकता है, करली ब्रैकेट्स का भी आ सकता है ना। तो इन सभी ब्रैकेट्स की अपनी अपनी अलग वैल्यूज़ है, तो वो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डबल हेडेड एरो आया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट डायरेक्शंस। जो डबल हेडेड एरो है मिड रेडिसेस में, वो इक्विवेलेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। या नेक्स्ट वी हैव in a crystal system all three lattice vectors are perpendicular to each other। एक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास क्या है, सारे जो लैटिस वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जो ए बी सी वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उनके अंदर, बट दे आर अनइक्वल। बट वो थ्री जो लैटिस वेक्टर्स हैं आपस में इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल। तो सिस्टम रिप्रेजेंटेड इज, तो ये भी हमारे पास जो है सॉलिड स्टेट के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ए जो है, ये जो सारे थ्री वेक्टर्स हैं ये आपस में अनइक्वल है, लेकिन वैसे ही 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्रीज का एंगल बनाना मतलब जो इनके अंदर जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, वो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों जो लेटेस्ट वेक्टर्स हैं वो अनइक्वल है, एंड दे मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन थी ये किसके अंदर थी, ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर थी, ठीक है। ये ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर कंडीशंस थी कि ऐसा कुछ हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्रीज। तो यहाँ ये कंडीशन वापस ऑर्थोरॉम्बिक के अंदर। सिमिलरली ये सारी कंडीशंस का हमें पता होना चाहिए। तो इन कंडीशंस में से मतलब आया हुआ एक ट्राइगोनल वाला भी हमारे पास आया हुआ एक क्वेश्चन पेपर के अंदर कि इक्वल्स नहीं दे रखे थे, और हमारे पास क्या था, इक्वल दे रखे थे, ए बी सी वेक्टर और अल्फ़ा बीटा गामा जो थे आपस में तो इक्वल थे, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं थे, है ना, 90 डिग्री से बड़े थे, तो उस केस में वो ट्राइगोनल हो जाता। तो इस तरह से ना कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो अगर कंडीशन हमें पता है तो ये वाला जो है क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑर्थोरॉम्बिक। नेक्स्ट वी हैव the depletion or space charge region in the junction diode contains charges that are, वो कह रहे हैं डिप्लीशन और स्पेस चार्ज रीजन, यानी कि अगर हम पी एन जंक्शन को कांटेक्ट कर दें तो यहाँ पे एक जो है डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन बन जाता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर फिक्स्ड इमोमोबाइल्स आयन होते हैं। इमोबाइल्स आयन मतलब फिक्स्ड आयन होते हैं, फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। तो मोस्टली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो नहीं होते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर्स के अंदर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी नहीं होते। मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर, मोबाइल डोनर मतलब कि वो मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव, तो ये भी नहीं है, वो तो फिक्स्ड होते हैं ना, वहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, ठीक है, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर फिक्स डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। Next we have the in the common emitter current gain beta is related to the common base current alpha। बीटा जो है वो गेन होता है कॉमन एमिटर वाले में, बीटा जो है गेन होता है कॉमन एमिटर वाले में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, और अल्फ़ा जो है वो गेन होता है कॉमन बेस वाले में। तो वो कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा के अंदर क्या रिलेशनशिप है, अल्फ़ा और बीटा के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ये डेरिवेशन किया गया है बीटा वन माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन गेन इन एमिटर और कॉमन गेन इन जो बेस, ठीक है, कॉमन करंट गेन इन बेस, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के अंदर का जो रिलेशनशिप है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो लाइक अपना नेम, आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल, है ना, वो सब हमें टाइप करके इस गिवन नंबर के ऊपर भेज दीजिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो क्लियर कर दी जाएगी, और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो भी आप लाइक पेपर जो आपने फिल किया हुआ है उसका रिज़ल्ट, उसकी क्या प्रिपरेशन, उसकी कैसे प्रिपरेशन जो भी है वो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसके अलावा भी अगर साइंस और फिज़िक्स के अलावा भी अगर आप
कोई और सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहते हैं मास्टर कैडर के लिए, लाइक इंग्लिश, पंजाबी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एसएसटी, है ना, तो वो भी हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये भी आप नीचे गिवन नंबर पे कॉल करके सब पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। या अभी नेक्स्ट, some particles are distributed between just two states having energy epsilon। वो कह रहे हैं कुछ पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया दो स्टेट्स के अंदर जिनकी एनर्जी डिफरेंस एप्सिलॉन दे रखा है। एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल ई, ये चेंज इन एनर्जी होता है, एनर्जी डिफरेंस ये एप्सिलॉन दे रखा है, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी, इन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी पे सच डैट के टी एप्सिलॉन के इक्वल है, के टी की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल रख दी गई है, के टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। द फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इन द हायर स्टेट विल बी, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है हायर स्टेट में कितनी होगी वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल यानी कि n2 डिवाइड बाई n1, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होता है n2 डिवाइड बाई n1, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी क्या वैल्यू होती है, n2 डिवाइड बाई n1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल ई डिवाइड बाई के टी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टिकल्स की होती है तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल्स टू ई की माइनस डेल ई डिवाइड बाई के टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल ई की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे पुट कर दो n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन बाय के टी, और जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, के टी, तो क्या हो जाएगा माइनस के टी डिवाइड बाई के टी, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई की पावर में -1, ठीक है। तो ई की पावर -1 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई की पावर में -1। नेक्स्ट, the wavelength of maximum emission of lambda x of a black body at 297 Kelvin is mu m। तो ये ऐसा हमें चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। the temperature of the black body whose wavelength has a maximum emission is 5000 angstrom is। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी फाइंड आउट करना है। तो T इज इक्वल्स टू बी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है फॉर ब्लैक बॉडी टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे B एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.29 होती है, ठीक है, 0.29 ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, और लैम्डा हमारे पास क्या है 5000 आंस्ट्रॉम है, तो इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा, सॉरी आंस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10, इसको मल्टीप्लाई कर देना आंस्ट्रॉम की वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये 29 टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻², ये 3 0 10⁻³ और ये 2 10⁻², और इंटू 10⁻⁻10, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 29 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻⁻, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास कुछ लाइक 6000 या फिर लाइक 58,000 के आसपास हमारे पास आंसर आएगा। तो लाइक वो यही है 5794 अप्रॉक्स के अंदर हमारे पास आंसर आएगा। तो वो इस फर्स्ट ऑप्शन के जो है करीब है, लाइक बाकी सारे जो हैं दूर दूर हैं। तो लाइक इसको सॉल्व करें तो 5794 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ 5794 केल्विन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल इन फेस स्पेस इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल इन फेस स्पेस इज गिवन बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो वॉल्यूम हमें पता है कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाता है फेस स्पेस के अंदर, मोमेंटम, पोजीशन, ठीक है, दोनों का हमें जो है वॉल्यूम लेना है। तो देखो इस इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हमारे पास तीनों तरह की एक्सिस होंगी पोजीशन वेक्टर के अंदर, एक्स वाई जेड तीनों की वॉल्यूम, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होंगी। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होता है, वॉल्यूम, 3 डायमेंशन के अंदर वॉल्यूम होता है। तो इसके बस हमारे पास वॉल्यूम लिखा जाएगा, ठीक है। और एम वी को कुछ इस तरह से, मोमेंटम वाले केस में इस तरह से डिफाइन करें, 4πp² dp, ठीक है, ये डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है 4πp² dp। एम वी की वैल्यू जो होती है वो इस तरह से होती है।
तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इन फेज स्पेस इज गिवन बाय 4 पाई पी स्क्वायर डी पी इंटू वी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इन अ फेज स्पेस इज गिवन बाय 4 पाई पी स्क्वायर डी पी इंटू वी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव the distribution of identical and distinguished particles over the various energy states for the most probable configuration is given by। अभी देखो जो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विश्ड पार्टिकल है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट प्रोबेबल होगी? ऑब्वियसली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट प्रोबेबल होगी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सी ऑप्शन दे रखा है, एन आई इज इक्वल्स टू जी आई, या फिर ऐसा लिखा जाता है एन आई डिवाइड बाई जी आई इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस बीटा ई आई, है ना। तो जी आई यहाँ पे ऊपर गया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टीफन्स लॉ ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज, स्टीफन्स लॉ क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन ये सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टीफन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है? E इज इक्वल्स टू सिग्मा T4, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, इज इक्वल टू सिग्मा T4। नेक्स्ट वी हैव, वो कह रहे हैं कि फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस एक्सप्रेशन से लाइक सॉल्व किया गया है? तो फर्मी-डिराक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है, सी ऑप्शन जो है ये। ऑब्वियसली फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सप्रेशन है लास्ट रिजल्ट वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का लास्ट रिजल्ट, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट रिजल्ट है ना, ऐसे इनके लास्ट रिजल्ट्स पता होना चाहिए। अगेन हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए, बट लास्ट रिजल्ट्स पता है तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एन आई इज इक्वल्स टू जी आई ई की अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ। अभी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स किन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो सकती है? फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ये हाफ इंटेग्रल वाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन भी हाफ होती है, फोटॉन्स की स्पिन भी हाफ होती है। तो बोस आइंस्टाइन जो है इंटेग्रल स्पिन वालों के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं। फोटॉन्स फिर से आ गया तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स फिर से आ गया, प्रोटॉन्स ये भी, सॉरी यहाँ पे है फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की स्पिन इंटेग्रल होती है, ठीक है। फोटॉन्स की स्पिन जो है वो इंटेग्रल होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो हाफ इंटेग्रल होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो फोटॉन्स है, जस्ट अ मिनट दोबारा से इसको चेक करते हैं। जो बोस आइंस्टाइन है वो इंटेग्रल स्पिन के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स है उनकी इंटेग्रल स्पिन है उसके ऊपर अप्लाई होता है। जो फोटॉन्स हैं दे हैव इंटेग्रल स्पिन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी हाफ इंटेग्रल स्पिन होती है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट रहेगा। सिमिलरली इस ऑप्शन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों की हाफ स्पिन इंटेग्रल स्पिन होगा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोटॉन्स की इंटेग्रल स्पिन होती है लेकिन प्रोटॉन्स की हाफ इंटेग्रल होती है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बोथ हमें चेक करना है कि दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर क्या है? फोटॉन्स है एंड फोनोन्स है, फोटॉन्स एंड फोनोन्स इन दोनों की इंटेग्रल स्पिन होती है, तो जो बोस आइंस्टाइन है इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोटॉन्स एंड फोनोन्स। नेक्स्ट वी हैव ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन। ओवर डैम्पिंग जो है उसके अंदर क्या होता है? लाइक स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, फास्टर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड, रिथमिक रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा स्लोअर रेट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ओवर डैम्पिंग के अंदर जो है वो स्लोअर रेट होता है, और क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर जो है क्विक रिटर्न होता है, ठीक है। ओवर डैम्पिंग के अंदर स्लोअर रिटर्न होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर क्विक रिटर्न होता है। तो यहाँ ये क्रिटिकल डैम्पिंग के ऊपर भी फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन स्लो रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, अगर ओवर डैम्पिंग कर दी जाए तो स्लो रिटर्न हो जाती है ऑसिलेशन की इक्विलिब्रियम पे, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को अगर हम डबल कर दें, कीपिंग इट्स एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रख दें, तो उसकी एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम डबल कर दें तो उसके एम्पलीट्यूड पे कितना चेंज आएगा। तो सिंपल पेंडुलम के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी एम्पलीट्यूड को तो कांस्टेंट रख दिया, तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या है, ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रही है लेंथ, और सॉरी जो भी लाइक एनर्जी है वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ जी बाई एल। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होती है रूट ऑफ जी बाई एल। तो अगर मैं लेंथ को वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो ओमेगा जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर है। अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो ओमेगा हाफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ओमेगा हाफ हो जाता है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी फिर, हाफ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अंदर। तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, that is halved, energy will be halved. Next we have a particle executes simple harmonic motion of amplitude a, एक पार्टिकल है उसको सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन है, उसका एम्पलीट्यूड जो है a है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमें इसके अंदर क्या करना है, लाइक जो सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन है उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है, लाइक अगर आपको डायरेक्टली याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, हमें ऑब्वियसली वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो या ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x उधर चल जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू, x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड a डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, तो जो रूट 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.71, 1 बाई रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, लेकिन ये 1 बाई रूट 2 है ना, a इंटू 1 बाई रूट 2 है। ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 की वैल्यू हमारे पास 0.71 हो जाएगी, और ये जो a है वो 7 होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.71 इंटू a। ठीक है, next question we have, out of the following options which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन के अंदर आता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवाता है। चार्जलेस पार्टिकल, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, और चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, और स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चार्जलेस पार्टिकल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज्ड वेव्स होती हैं। चार्ज मूविंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये भी नहीं कर सकता, स्टेशनरी चार्ज भी नहीं कर सकता। तो जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यू कैन से कि EM वेव्स। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास यहीं ख़त्म होता है ये जो 2017 जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई लाइक अप टू डेट रहना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।